हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपेडिया। आज हम लोग असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की जो 2004 की पेपर हुई थी उसकी पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने पार्ट 1 पहले किया है और पार्ट 1 में हम लोगों ने इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देखे हैं। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन थे और मैथमेटिक्स के 22 क्वेश्चन थे, तो 47 क्वेश्चन हम लोगों ने टोटल देखी है। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो 73 क्वेश्चन, और इस 73 क्वेश्चन में हम लोग पहले पॉलिटी करेंगे, ठीक है, फिर हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग जनरल साइंस एंड कंप्यूटर के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, फिर हम लोग इकोनॉमी के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो मिसलेनियस हैं करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और ये जो है हमारा 2004 की वीडियो। इससे पहले जो लोग नए आए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड की कमिश्नर की एग्ज़ाम हुई थी 2002, उसकी पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 2004 का ये लास्ट पार्ट है, और 2012 की जो पेपर हुई थी वो सॉल्व कर चुके हैं, एंड 2015 की जो पेपर हुई थी वो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर की जो एग्ज़ाम हुई थी 2016 में, एंड 2020 में जो वैकेंसी आई थी उसके भी हम लोग पेपर सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो जो नए आए हैं वो यहाँ पर ये सारी भी देख लें, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपको टॉपिक वाइज हम लोग इसकी एनालिसिस करेंगे, डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे कि इस टाइप के अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप नोट जरूर बनाएं। जो भी आप वीडियो देख रहे हो उसके नोट बनाओ। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल PYQ_पेडिया इस पर पहले ही अपलोड कर दी गई है, तो आप वहाँ पर जा करके इसके पीडीएफ विथ क्वेश्चन विथ एक्सप्लानेशन आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। पहला जो हम लोग ने पहले बात कर लिया है कि हम जो पहला सेक्शन करेंगे वो पॉलिटी की सेक्शन होगी, और पॉलिटी में जो पहला क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 कमीशन या कमेटी है और दूसरे में चेयरमैन है, ठीक है ना। तो ये आपको अभी पता होने चाहिए, ठीक है, कि कौन सी कमेटी थी और उसके चेयरमैन कौन था। तो पहला है इकोनॉमिक रिफॉर्म कमीशन। नाउ इकोनॉमिक रिफॉर्म कमीशन जो है वो 1981 में आया था, और उसके चेयरमैन जो थे वो LK झा थे, ठीक है। तो LK झा जी थे, और ये जो कमीशन थी वो इस चीज़ के लिए था, जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन था उसको मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, नया इकोनॉमिक ऑर्डर को बनाने के लिए ये कमीशन बनाया गया था, और इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी। सो 1981 में इकोनॉमिक रिफॉर्म का कमीशन थी LK झा के अंदर में। दूसरा है कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन। सो कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन ये 1983 में बनी थी। 1983 में बनती है कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन, और इसके चेयरमैन थे सरकारिया कमीशन। आपने पॉलिटी में पढ़ी होगी, RS सरकारिया कमीशन। इसके तो श्री RS सरकारिया इसकी चेयरमैन थे, इसीलिए हम लोग इसको सरकारिया कमीशन भी बोलते हैं। इन्होंने जो एग्जामिन इनको करना था वो क्या था कि जो यूनियन और स्टेट के बीच में पावर, फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बाकी जो है कैसे उनका रिलेशन अच्छा हो, और उस पर क्या रिकमेंडेशन है, क्या चेंज करना चाहिए आज के समय में, वो बताया था। इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। सो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो पहली आई थी वो ARC जो फर्स्ट आई थी। सो ARC फर्स्ट आई थी 1966 से 70 के बीच में था। इट वाज स्टार्टलिंग क्या हुआ था कि मोरारजी देसाई इसके चेयरमैन थे, मोरारजी देसाई, बट बाद में उनको बनाया गया हनुमंता राव के हनुमंता को बनाया गया था उसके बाद चेयरमैन। तो ये क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन फर्स्ट था। फिर हमसे पूछा जा रहा है कि सीधे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन पूछा जा रहा है, बट इसके बाद ARC 2 आई थी। तो ये क्वेश्चन जो 2004 की है, ठीक है। तो 2005 में ARC 2 आई थी 2005 में, तो वहाँ पे जो चेयरमैन थे वो थे श्री वीरप्पा मोइली, ठीक है। इसके चेयरमैन थे वीरप्पा मोइली। अब ये किस लिए लाई जाती थी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन? आपको नाम से क्लियर है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है गवर्नमेंट की, पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसमें रिफॉर्म्स के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, है ना। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इंडिया में अच्छा करने के लिए क्या क्या हम लोग सुधार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसकी ब्लूप्रिंट बनाने के लिए ये कमीशन बैठाई गई थी। 2 कमीशन अभी तक बैठी है। इसके बाद तो आपको ये हो गया कौन सा आंसर, हनुमंता राव, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का। इसके बाद है कमिटी ऑन द प्रिवेंटिव ऑफ करप्शन। सो कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, ये 1962 में ये कमेटी बनी थी, ठीक है। और 1962 में ये कमीशन बनी थी, और इसको हम के संथानाम कमेटी भी बोलते हैं, के संथानाम
ठीक है ना। सो के संथानम कमेटी भी है, और इन्होंने कैसे करप्शन से लड़ना है उस पर इन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया था। और जो ये तो आपको हो गया ए का 3। सो सी इज़ द आंसर। अब डीएस कोठारी क्यों फेमस हैं, तो डीएस कोठारी, आपको मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि नेशनल एजुकेशन कमीशन बनी थी 1964 में, ठीक है। उसके चेयरमैन थे डॉक्टर डीएस कोठारी, है ना। इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए ये बनाई गई थी। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन कीजिए, ये आपको एक्सप्लानेशन है, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए एआरसी, चूंकि 2004 की ये क्वेश्चन है, पेपर है, और 2005 में एआरसी सेकंड आई थी, तो आप ये समझ सकते हो कि असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन न्यूज में रहा होगा। तो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, द फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्ता इन इंडिया। पहली जो होती है एआरसी, जो फर्स्ट है, वो 1966 में बनती है ना, 70 में रिपोर्ट देती है। तो ये क्या इसमें जो सजेशन आती है, क्या उसमें लोकायुक्त और लोकपाल के बारे में बोला गया है? बिल्कुल बोला गया है। जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है उसमें 2 टियर मशीनरी बनाने की बात की गई है। लोकपाल एट द सेंटर, लोकपाल कहाँ पे? सेंटर में, और लोकायुक्त, लोकायुक्त कहाँ पे? एट द स्टेट में, ठीक है। सो सिटीजन के ग्रीवांस को रिड्रेस करने के लिए ये रिकमेंड किया गया था फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ एआरसी में। तो ये हमारा सही है। दूसरा क्या है, डिफरेंट आर्टिकल्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर सेटिंग अप द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, द प्लानिंग कमीशन एंड द विजिलेंस कमीशन। अब आप इसमें ये समझ सकते हो कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है अलग अलग, जिसमें यूपीएससी की है, यूपीएससी की क्रिएशन, प्लानिंग कमीशन की क्रिएशन और विजिलेंस कमीशन की। तो मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 314, आर्टिकल 315 में बताया गया है कि एक होनी चाहिए पब्लिक सर्विस कमीशन हर स्टेट के लिए और हर यूनियन के लिए, ठीक है। एक यूनियन के लिए एक, है ना, देयर शैल बी ए पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड अ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर ईच स्टेट। हर स्टेट के लिए होनी चाहिए पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूपीएससी तो समझ में आ रहा है, बट ये बात कर रही है कि क्या प्लानिंग कमीशन के लिए एक अलग आर्टिकल है या विजिलेंस कमीशन के लिए? बिल्कुल नहीं। प्लानिंग कमीशन जो है, जो अब नीति आयोग बन गया है, दैट्स अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, संवैधानिक बॉडी है नहीं, संविधान में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया है ना, नॉन स्टैट्यूटरी है। और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की जो क्रिएशन हुई थी 1964 में हुई थी। जो हमने देखे थे पहले कि एक बनाई गई थी कमेटी, कौन सा? कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1962, इन्होंने रिकमेंड किया था, और इनके रिकमेंडेशन पे एक बनाई गई थी करप्शन को रिड्रेस करने के लिए 1964 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी, ठीक है। 2003 में पार्लियामेंट ने इनको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया था। ओके, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो आपको ये हो गया गलत। इसमें बताया है कि आर्टिकल्स हैं डिफरेंट सीवीसी के और प्लानिंग कमीशन के और यूपीएससी के। तो सिर्फ यूपीएससी के आर्टिकल संवैधानिक बॉडी है, बाकी कोई नहीं है। सो 1 इज द आंसर। ये आपका एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, क्या है? मनी विल पे क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? मनी विल कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। नहीं, आर्टिकल 110, आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 कहता है कि मनी विल जो होगा वो सिर्फ आपको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो पहला चीज़ तो है कि मनी विल जो होगा वो ओनली इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, ठीक है। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, द डिसीजन ऑफ द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी इज फाइनल। गलत बात है। अगर, है ना, इसमें डिसाइड करना है ना, तो संविधान में कहा गया है कि लोकसभा के जो स्पीकर होंगे, है ना, लोकसभा के स्पीकर, अगर कोई बिल मनी बिल है या नहीं इसको डिसाइड करना होगा तो कौन होगा? फाइनल कॉल किसका होगा? ठीक है, वो होगा लोकसभा स्पीकर का। तो ये जो बताया कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो चेयरमैन होंगे उसका डिसीजन फाइनल होगा, तो नहीं, स्पीकर का डिसीजन फाइनल होगा, और वो डिसीजन कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। तो दूसरा हो गया गलत। अब क्या है? वोट ऑफ क्रेडिट इनेबल्स अ ग्रांट टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट इन एडवांस ऑफ द डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस डिमांड प्रेजेंटेड टू इट। अब वोट ऑफ क्रेडिट क्या है? सो वोट ऑफ क्रेडिट इज द वोट ऑफ क्रेडिट क्या होता है? देखो,
अब इसमें दो चीज़ होती है वोट ऑफ क्रेडिट में, एक होता है वोट ऑफ क्रेडिट, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, और एक होता है वोट ऑन अकाउंट। ठीक है, सो वोट ऑफ जो क्रेडिट होता है वो क्या होता है, ये वोट ऑफ क्रेडिट एक ग्रांट है फाइनेंशियल, है ना, जो आप इंडिया जो अर्जेंट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, जो कुछ अचानक से कुछ ऐसा हो गया अर्जेंट में जिसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत है, जिसकी डिटेल आप बजट में नहीं दिया हुआ है ना, जो या डिटेल में आप शेयर नहीं कर सकते, कुछ इंटरनल है ना, तो उसको बोलते हैं वोट ऑफ क्रेडिट। सो वोट ऑफ क्रेडिट इनेबल्स अ ग्रांट टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट एडवांस ऑफ द डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस डिमांड प्रेजेंटेड टू इट। मैंने पहले ही कह दिया कि ये एडवांस में जो बजट में इसकी मेंशन नहीं होती है ना, उसकी जो डिटेल होती है वो बजट में शेयर नहीं होती है। क्लियर? सो वोट ऑफ क्रेडिट समझ गए ना। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि गवर्नमेंट को, जैसे कि अगर फाइनेंशियल ईयर जो है सो मार्च में स्टार्ट है 1 अप्रैल से, और अभी तक ग्रांट हुई नहीं है ना, 1 अप्रैल से पैसे चाहिए, तो कुछ शॉर्ट टर्म के लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ पैसे चाहिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो वो वोट ऑन अकाउंट होता है। ठीक है, सो दैट्स अ वोट ऑन अकाउंट। तो ये एक भी नहीं सही है, ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, और राज्यसभा का ये होता है कि आप राज्यसभा में भेजते हैं, राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, रिकमेंड कर सकते हैं। अब वो रिकमेंडेशन को लोकसभा मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। ठीक है, 14 दिन के अंदर में अगर राज्यसभा कुछ उस पर नहीं बोलता है तो वो मान लिया जाएगा कि हाउस से ग्रांट हो गया। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में क्या सही है? पहला है ओके, सो इसका कोई भी सही नहीं है था। ठीक है, पहला क्या है इसमें, इफ 40 और मोर मेंबर्स सपोर्ट द एडजर्नमेंट मोशन ओनली देन द रिलेटेड मैटर कैन बी टेकन अप फॉर डिस्कशन। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि एडजर्नमेंट मोशन होता क्या है। सो एडजर्नमेंट मोशन जो होता है वो सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। ठीक है, टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस टू कोई अगर अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस है ना, डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, तो लोकसभा में इसको अटेंशन हाउस को ये करने के लिए कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, तो एडजर्नमेंट मोशन लाई जाती है। अब इसमें क्या है कि इसमें 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए कम से कम, सो इट नीड्स द सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स। तो यहाँ जो 40 लिखा हुआ है तो ये हो गया गलत, तो पहला हो गया गलत। इसके बाद इसकी जो डिस्कशन होती है वो कम से कम 2.5 आवर की डिस्कशन होती है। ठीक है, अंडर द एडजर्नमेंट मोशन इवन अ सब जुडिस मैटर कैन बी टेकन अप फॉर डिस्कशन। नहीं, अगर आपको सब जुडिस मैटर जो है एडजर्नमेंट मोशन में, जैसे मान लेते हैं कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात तो है, बट वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वो बात चल रही है, ठीक है ना, तो कोर्ट में है, तो उसकी डिस्कशन इसमें नहीं किया सकता क्योंकि फैसला ही नहीं हुआ है, तो इस पर आप डिस्कशन नहीं कर सकते हो। अंडर आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, the Union Finance Minister causes to be laid before both the houses of Parliament an annual financial statement for each financial year। मतलब कह रहा है इसमें कि आर्टिकल 112 कहता है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री जो हैं, वो दोनों हाउस में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर साल रखेंगे। ये आपको गलत है क्योंकि आर्टिकल 112 में बात तो की गई है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि द प्रेसिडेंट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, प्रेसिडेंट हर फाइनेंशियल ईयर में, है ना, जो रिपोर्ट होगी वो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, है ना, वो किस चीज़ की रिपोर्ट होगी? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोथ द एस्टिमेटेड रिसिप्ट, है ना, एंड रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, दोनों का जो एस्टिमेटेड कि हमको इतना पैसा मिलेगा और इतना हम खर्च करेंगे, है ना, इस ईयर में। ठीक है, तो उसको बोलेंगे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और वो प्रेसिडेंट जो है दोनों हाउस में रखता है। तो ये हमारा फाइनेंस मिनिस्टर होगा नहीं, तो इसका मतलब इसके जो आंसर होंगे वो अगेन नल होंगे, कोई भी सही नहीं है। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेनेशन है, यहाँ से सब कुछ समझ में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो कौन सा सही नहीं है? अब इसमें क्या है कि अब आप देखते हैं क्या है। द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 एक्सटेंड्स टू ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। ठीक है, सो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 जो था, एन एक्ट टू प्रोवाइड अ स्पेशल फॉर्म ऑफ मैरिज इन सर्टेन केस फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ सच एंड सर्टेन अदर मैरिजेज एंड फॉर डाइवोर्स। मैरिज और डाइवर्स के लिए एक बनाया गया था, है ना, ठीक है, और ये पूरे इंडिया में वैलिड था, तो ये हमारा सही है। द हिंदू मैरिज एक्ट 1955
अप्लाइज टू बुद्धिस्ट, जैनाज एंड सिख्स इन एडिशन टू हिंदू। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, वो किसके किससे पे अप्लाई है? तो ये जो है लिंगायत पे भी है, वीर शैवा पे है ना, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज के जो फॉलोअर हैं उन पे भी होती है, बुद्धिस्ट, जैन, सिख सब पे ये एप्लीकेबल है अपार्ट फ्रॉम हिंदू। ठीक है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू पे ये नहीं है एप्लीकेबल। तो ये हमारा सही है। द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 recognizes the right of women to inherit property of an intestate equally with men। ठीक है, सो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 जिसको बाद में अमेंडेड किया गया था 2005 में, लेकिन जब ये क्वेश्चन बनी थी उस समय विमेन को इक्वली पावर नहीं थी। सो 2005 में इसको क्या किया गया था, यही बात चल रही थी, न्यूज में थी, इसलिए क्वेश्चन आया होगा कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 को अमेंड करके ये किया गया था कि डॉटर्स के भी इक्वल राइट है ना, फादर की प्रॉपर्टी में। क्लियर? तो यहाँ पे 90 इस समय नहीं थे, अब हो गया है, तो अब के क्वेश्चन के अनुसार से ये सही है। मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड पारसीज इन इंडिया हैव नो एडॉप्शन लॉ एंड कैन टेक ए चाइल्ड अंडर द गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 ओनली अंडर फोस्टर केयर। ये बात सही है, जो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पारसी है, ज्यू है, ये इनकी जो एडॉप्शन लॉ होती है ना बच्चों की, है ना, वो गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1890 से क्या होता है, रेगुलेट होता है। ठीक है, और क्योंकि ये जो फॉर्मल एडॉप्शन है ये नॉट अलाउड इन इन रिलीजनों में अलाउड नहीं है। हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और बाकी जो भी हिंदू वाले हैं, ब्रह्मो, प्रार्थना, आर्या, इनकी होती है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 से एडॉप्शन मेंटेन होती है। होप आपको समझ में आएगा। तो इसमें सारे सही है। ठीक है, अगर नॉट करेक्ट पूछा है तो ये चूंकि 2004 का क्वेश्चन था, एट दैट टाइम यहाँ पे विमेन को पावर नहीं थी इक्वली। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल फॉर द पर्पस इन लोकसभा ओनली। अब ओनली है, बहुत सावधान रहना है कि सिर्फ लोकसभा में नहीं। आर्टिकल 368 ये कहता है कि दो तरह की अमेंडमेंट हो सकती है, कि स्पेशल मेजोरिटी से हो सकती है, पार्लियामेंट स्पेशल मेजोरिटी से कर दे, या दूसरा क्या कर सकता है, स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट से पास करे और हाफ ऑफ द स्टेट, है ना, जितनी भी स्टेट हैं उसके हाफ ऑफ द स्टेट कम से कम रेटिफाई करे उसको, कि चलो ये जो है वो सही है। अब क्या है कि द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो किसी में भी हाउस में आप बिल ला सकते हो, लोकसभा या राज्यसभा, है ना। तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में ला सकते हैं, तो ओनली लोकसभा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट में ये गलत है। क्लियर? तो ये पहला हो गया गलत, तो पहला गलत हो गया, तो आंसर 2 ओनली। ठीक है, बट अब यूपीएससी ऐसे ऑप्शन हटा रहे हैं, तो आप अब सारे पढ़े। अ बिल प्रोवाइडिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड फॉर द अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स इन इंडिया कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये हमारा आर्टिकल 3 कहता है। आर्टिकल 3 कहता है कि अगर नया स्टेट बनाना हो, किसी स्टेट की बाउंड्री को अल्टर करना हो या नेम स्टेट की चेंज करनी हो, है ना, अगर ऐसा करना होगा तो कोई भी बिल आपको किसी भी हाउस में लेके जा सकते हो, लेकिन आपको प्रेसिडेंट का पहले आपको रिकमेंडेशन चाहिए होगा, है ना। और अगर प्रेसिडेंट को जैसे किसी का अगर नेम चेंज करना होगा, जिसकी एरिया किसी स्टेट के इफेक्ट हो रही है, बाउंड्री इफेक्ट हो रही है, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, जो स्टेट लेजिस्लेचर है वहाँ पे भेजेगा, है ना, कि भाई आपके क्या व्यू है। वो व्यू बाउंड नहीं होगा बट वो भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल 3 है, तो सेकेंड वाला सही है। इन इंडिया बिल सीकिंग टू अमेंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट हैज़ टू बी पास्ड बाय ए सिंपल मेजोरिटी ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, इंडिया में अगर मान लीजिए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट, ठीक है ना, मैंने कहा था कि दो तरह की अमेंडमेंट होती है, एक तो स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट की हो जाए, बात खत्म हो गई, सो स्पेशल मेजोरिटी और पार्लियामेंट की हो गई, बात खत्म। दूसरी होती है कि स्पेशल मेजोरिटी तो होती है पर रेटिफाई होती है, जहाँ पे स्टेट की बात, हित की बात होती है, तो स्टेट के आधे स्टेट, हाफ ऑफ द स्टेट की रेटिफिकेशन की भी ज़रूरत होती है ना। जैसे जीएसटी है ना, उसमें स्टेट और सेंटर दोनों को पैसे मिलने वाले थे, तो उसमें रेटिफिकेशन ऑफ
स्टेट की भी ज़रूरत थी, तो सिंपल मेजोरिटी से सिर्फ नहीं होगा, ठीक है। तो थर्ड गलत हो गया और टू ओनली। सिंपल मेजोरिटी से पास होने के बाद रेटिफिकेशन भी ज़रूरत है, मतलब वहाँ पे हर स्टेट लेजिस्लेचर में भी पास होना चाहिए। ये आपको एक्सप्लेनेशन है, इसमें सब कुछ लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? द टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड बाय द पार्लियामेंट फॉर अ पीरियड। कितने दिनों के लिए कर सकते हैं? तो हमने ये पढ़ा है कि अगर नेशनल इमरजेंसी होती है तो लोकसभा की जो टर्म है वो 1 साल मैक्सिमम एट अ टाइम, है ना। सो नॉट एक्सीडिंग 1 year एट ए टाइम ड्यूरिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, but not exceeding in any case a period of 6 months after the proclamation of emergency has ceased to operate। मतलब एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, फिर आपको बढ़ाना है तो आप 1 साल के लिए बढ़ा सकते हो, है ना। अब इसमें क्या है, लेकिन एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि जैसे मान लेते हैं कि इमरजेंसी खत्म हो गई तो उसके 6 महीने तक, आप 6 महीने के बाद आप नहीं बढ़ा सकते हो, मतलब उसके विदिन 6 मंथ आपको क्या करना है, इलेक्शन कराने हैं। जैसे जिस दिन आपकी इमरजेंसी खत्म हो गई, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी खत्म हो गई, तो उसके 6 महीने के अंदर, है ना, आपको इलेक्शन करानी है, क्योंकि ये जो एक्सटेंशन है वो 6 महीने से ज़्यादा बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है ना। आप जब एंड हो जाएगी तो, ठीक है। फिफ्थ लोकसभा का 2 बार बढ़ाई गई थी, है ना। फिफ्थ लोकसभा को 2 बार बढ़ाई गई थी। क्या बढ़ाया गया था? टेन्योर, है ना। ये आपका एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट सोवरेन एंड द लेजिस्लेशन पास्ड बाय इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। बिल्कुल सही है। आपकी जो पार्लियामेंट, सोवरेन का मतलब हो गया कि जो पार्लियामेंट बोलेगा वही होगा, ऐसा तो है नहीं, ये ब्रिटिश में है ना। तो इंडियन पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है, और इसकी जो भी लेजिस्लेशन पास होती है वो जुडिशियल रिव्यू की जा सकती है, कोर्ट में जा सकते हैं, है ना। और जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में एग्जामिन करता है कि जो लॉ पास किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा वो सही है कि नहीं है ना, ठीक है। इन इंडिया द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट। ये तो बेसिक क्वेश्चन है कि फंडामेंटल राइट वो इन्फोर्सेबल है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं है। तो दोनों इन्फोर्सेबल है, ये गलत हो गया। सो वन ओनली इज द आंसर। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग आर द भारत रत्ना? किनको किनको भारत रत्ना इसमें से मिला है? अब इसमें जो है आपको अमर्त्य सेन को मिला है, अमर्त्य सेन को मिला है, गुलजारी लाल नंदा को मिला है, स्वामीनाथन को नहीं मिला है, और सत्यजीत रे को मिला है, ठीक है। तो ये 3 को मिला है, 1, 2 एंड 4। वैसे मैंने पूरी लिस्ट बना दी है कि किसको किसको मिला है, आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी, जाकिर हुसैन, मदर टेरेसा, है ना, विनोबा भावे, नेल्सन मंडेला, राजीव गांधी, है ना, मोरारजी देसाई, BR अम्बेडकर, गुलजारी लाल नंदा को मिला है, सत्यजीत रे को मिला है, और अमर्त्य सेन को मिला है, ठीक है। तो ये उस समय के क्वेश्चन नहीं, तो 2000 से पहले वाले पूछे गए थे। अभी जो मिला है, प्रणब मुखर्जी हो गए, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख, मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी, है ना, ये सब लेटेस्ट में है। सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, भीमसेन जोशी, ठीक है। तो आप इसको भी देख के जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के बारे में क्वेश्चन है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट की जाती है, बिल्कुल सही है। ऑन द एडवाइस ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। तो ये सही है। द दिल्ली पुलिस एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली डू नॉट कम अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव परव्यू ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है। दिल्ली पुलिस, आप देख रहे होंगे दिल्ली में हमेशा पार्टी रोती रहती है कि हमारे पास पुलिस नहीं है ना। सो दिल्ली पुलिस ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में है। सो दिल्ली पुलिस एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली डू नॉट कम अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव परव्यू ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट। तो ये भी सही है। सो आंसर इज बोथ। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट कैन नॉट हैव मोर देन 450 से ज़्यादा सीट नहीं हो सकता है, और 50 नंबर से ज़्यादा नहीं, नॉट लेस देन 50 मेंबर्स चूजन बाई डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी। तो इसमें क्या है कि किसी भी स्टेट, इसमें पूछा जा रहा है कि जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है विधानसभा में 450 से ज़्यादा आप मेंबर्स नहीं कर सकते हो, और 50 मेंबर से कम नहीं होने चाहिए। 450 से ज़्यादा नहीं, बट ये डाटा गलत है। टोटल जो स्टेट लेजिस्लेचर 500 से
ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 60 मिनिमम हो सकते हैं, 60 से कम नहीं। इससे कम है तो फिर अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। जैसे अगर मान लीजिए पुडुचेरी हो गई, गोवा, सिक्किम, मिजोरम, है ना, ये सब में अगर 60 से कम है ना, तो पार्लियामेंट के एक्ट के बाद हुई है ना, तो 500 मैक्सिमम हो सकते हैं और 60 मिनिमम मेंबर होने चाहिए। इससे कम करने हैं तो पार्लियामेंट में एक एक्ट ला करके आपको कर सकते हो। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट कैन नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 40। अब होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद होती है कहीं पे, बिहार में है ना, और भी जगह कहीं पे है ना, तो वहाँ पे जब स्टेट महाराष्ट्र में है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होगा, वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो जितनी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की विधानसभा में जितने मेंबर है उसके थर्ड, है ना, से ज़्यादा नहीं हो सकता है। सो कैन नॉट बी मोर देन 1/3 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। हाउएवर उसकी जो साइज होगी वो 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए, है ना, तो 40 तो होनी ही चाहिए, है ना, 1/3, 40 या 1/3, है ना, जो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2 ओनली। ये पहला गलत हो गया, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है दादरा एंड नगर हवेली, है ना, दादरा एंड नगर हवेली विच मर्ज्ड विद द इंडियन यूनियन इन 1961 वेर रूल्ड बाय द पुर्तगाली, है ना, तो क्या ये सही है? ठीक है, अब इसमें क्या है कि 1954 में, ठीक है ना, पुर्तगाली से ये टेरिटरी ले ली गई थी 1954 में, ठीक है, और 1954 से 1961 तक जो दादरा नगर हवेली था, और वो इंडिया का सपोर्ट तो था, लेकिन 1961 में 1954 से 1961 तक आउट, मतलब कि बाहर से सपोर्ट था इंडिया का। ठीक है, अब पुर्तगाली से ले लिए थे और बाहर से जो है इंडियन गवर्नमेंट, रिपब्लिक ऑफ इंडिया इसको सपोर्ट कर रहा था, लेकिन 1961 में क्या हुआ, इट वाज मर्ज्ड इनटू इंडिया और यूनियन टेरिटरी बन गया। तो आप ये जो आपका पहला है वो सही आप मान सकते हो। ठीक है, बात तो हो गई थी 1954 में ही कि चलो भाई आप हम आपको जो है सो लोकल सपोर्ट्स वगैरह से 1954 में ही डिसाइड हो गया था कि पुर्तगाली जो है इंडियन गवर्नमेंट को दे देगी, लेकिन 54 से 61 तक में दादरा और नगर हवेली क्या हुआ था, उसके ही पास रही थी, है ना। ठीक है, अब सिर्फ भारत जो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया आउटसाइड सपोर्ट कर रहा था कि ठीक है। बोथ पौंडीचेरी एंड चंदेर नगर वेर रूल्ड बाय द फ्रेंच। चंदेर नगर जो होगा पौंडीचेरी के अंदर में था, है ना, और ये फ्रेंच पोजीशन में थे, फ्रेंच के अंदर में चंदेर नगर थे, है ना, ये वेस्ट बंगाल में है। गोवा गॉट इट्स फ्रीडम इन 1961। बिल्कुल, जो गोवा है वो दिसंबर 1961 को पुर्तगाली से इनको आज़ादी मिली थी। तो ये तीनों हमारा सही है। ओके, अगला क्वेश्चन है, अब बैटल्स हैं, अब हम लोग हिस्ट्री सेक्शन पे आ गए हैं। सो पॉलिटी खत्म हो गई, नाउ वी मूव ऑन हिस्ट्री सेक्शन। तो बैटल है और किसके किसके बीच में हुई थी ये हम लोग बात करते हैं। सो बैटल ऑफ चौसा, तो बैटल ऑफ चौसा होती है 26 जून 1539 को। फिर बैटल ऑफ घाघरा कब होती है, 6 मई 1529 को, 29, है ना। बैटल ऑफ खानवा मार्च 17 1527 को होती है, और बैटल ऑफ टेलीकोटा ये 1565 को, 23 जनवरी 1565 को होती है बैटल ऑफ टेलीकोटा। अब किसके किसके बीच में होता है, जो बैटल ऑफ चौसा होता है वो हुमायूं एंड शेरशाह के बीच में होता है। सो ए का 2 हो गया। बैटल ऑफ घाघरा हुमायूं और शेरशाह के बीच में होता है, और कौन जीतता है, शेरशाह जीतता है। बैटल ऑफ घाघरा किसके किसके बीच में होता है, सुल्तान महमूद लोदी जो अफगान के शासक थे, जो बिहार में शासन करते थे, और बाबर के बीच में होती है बैटल ऑफ घाघरा, है ना। सो बाबर एंड अफगान ऑफ बिहार। महमूद लोदी, है ना, उसको हेल्प कौन करता है, बंगाल के नुसरत साहबी। बैटल ऑफ घाघरा में बिहार के महमूद लोदी को बंगाल के कौन, सुल्तान जो थे नुसरत साहबी हेल्प करते हैं इसमें। इसके बाद बैटल ऑफ खानवा। सो बैटल ऑफ खानवा जो 1527 में होती है वो तैमूरी फोर्स और बाबर के बीच में होता है। बाबर और राजपूत जो भी थे, राजपूत के जितने भी थे कॉन्फेडरेसी, और भी बाकी जो राजपूत राजा थे, जिनकी हेड कौन थे, राणा सांगा ऑफ मवार। तो बाबर और राजपूत के बीच में होती है ये तो पता है, लेकिन
बाबर में राजपूत में कौन होते हैं? राणा सांगा। राणा सांगा होते कहाँ के हैं? मेवाड़ के। बैटल ऑफ तलीकोटा ये विजयनगर एम्पायर के बीच में और डेक्कन सल्तनत के बीच में होती है लड़ाई। सो विजयनगर रूलर्स एंड द डेक्कन सल्तनत के बीच में ये लड़ाई होती है। तो ये आपको आंसर हो गया सी, और इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है बहुत अच्छी तरह से, आप इसको पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अकबर बिसीज द फोर्ट ऑफ चित्तौड़, चित्तौड़ को फोर्ट लिया था, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डिफेंडेड इट फॉर द, 4 महीने तक कौन लड़ा था? सो अकबर जो है अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में, मतलब कि एक्सपेंशन करना है अपने साम्राज्य को, वो ठीक है ना, वो सिसोदिया के कैपिटल है ना, सिसोदिया के कैपिटल चित्तौड़ को अक्टूबर 1567 में उसको अपने अंदर में सीज कर लेता है। सिसोदिया के रूलर उस समय कौन होते हैं? राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह, ठीक है। सो राणा उदय सिंह एकदम पहाड़ों में चले जाते हैं, माउंटेन्स पे जो बना के रखते हैं ऊंची जगह पे, ठीक है ना, और उनके वॉर जो काउंसिल होते हैं, जो सेनाध्यक्ष वगैरह होते हैं, वो एडवाइस करते हैं कि आप वहाँ चले जाइए, है ना, और जो पूरी आपकी फोर्ट होती है, किला, उसकी जो निगरानी दे दी जाती है वो दी जाती है जयमाल राठौर। अब ये जयमाल राठौर 4 महीने तक लड़ते हैं, है ना, 4 महीने, ओवर 4 मंथ लड़ते तो हैं, और उसके बाद वो बैटल में डेथ कर जाते हैं, है ना, ठीक है। सो 1568 में, तो सो जयमाल इज द आंसर। सो व्हेन अकबर विसिज द फोर्ट ऑफ चित्तौड़, हु अमंग द फॉलोइंग डिफेंडेड फॉर 4 मंथ, 4 महीने तक कौन डिफेंड किया था? जयमाल। दीज आर द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा इसमें सही नहीं है? लॉर्ड वेलेस्ली सेटअप द फर्स्ट 3 इंडियन यूनिवर्सिटी, 3 इंडियन यूनिवर्सिटी बनाई जाती हैं, और कहाँ कहाँ? कैलकाता, कैलकाता, मद्रास एंड बॉम्बे। कब बनाई जाती है? 1857 में, और इस समय गवर्नर जनरल कौन होते हैं? कैनिंग, ठीक है। तो लॉर्ड वेलेस्ली ये सही नहीं है, तो आंसर क्या हो गया? नॉट पूछ रहा है तो यही होगा। लॉर्ड डलहौजी इंट्रोड्यूस टेलीग्राफ इन इंडिया, बिल्कुल सही है ना। लॉर्ड डलहौजी पहला टेलीग्राफ कहाँ से? अगेन कैलकाता से आगरा तक टेलीग्राम 1853-54 में, है ना, 53-54 में ये लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया था। लॉर्ड रिपन इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोथ फॉर टाउन्स एंड कंट्री साइड एरिया, बिल्कुल लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्टार्ट किया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, इन द टाउन्स एंड कंट्री विलेजेज। लॉर्ड कर्जन प्रिसाइडेड ओवर दिल्ली दरबार ऑफ 1903, अब होती है दिल्ली दरबार, टोटल 3 बार दिल्ली दरबार होती है, 1870 में, 1903 में, और उसके बाद 1911 में भी दिल्ली दरबार होती है। और जो दिल्ली दरबार 1903 थे, उस समय जो वायसराय थे जिन्होंने प्रिसाइड किया था वो कौन थे? लॉर्ड कर्जन। तो ये भी सही है, ठीक है, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सिक्वेंस ऑफ द गिवन डेंसिटी ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की डेंसिटी के बारे में बात किया जाता है। तो आप हिंदी में अगर बात करें तो हो गया गुलाम वंश पहले होती हैं, स्लेव डायनेस्टी, है ना, है ना, इसके बाद खिलजी, है ना, तुगलक, ठीक है, इसके बाद सैयद, इसके बाद लोदी। तो ये गुलाम वंश, खिलजी, है ना, तुगलक, सैयद, लोदी, ये क्रोनोलॉजी है। ये 1206 तक, 1206, ये 1290, ये 1320 के आसपास, ये 1414, और ये 1526 तक, जब पानीपत की युद्ध होती है लोदी और बाबर के बीच में, ठीक है ना, तो लोदी डायनेस्टी 1526 में ख़त्म हो जाती है ना। सो क्या हो जाएगा? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। तो आंसर क्या हो जाएगा? खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। क्लियर? ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द माउंट बेटन प्लान। अब माउंट बेटन प्लान क्या था? माउंट बेटन प्लान आती है कब? 3 जून, है ना, 3 जून 1947 को होती है माउंट बेटन प्लान आती है। इसको हम लोग 3 जून प्लान भी बोलते हैं, इसको हम लोग प्लान बाल्कन भी बोलते हैं, प्लान बाल्कन भी बोलते हैं, ठीक है। और इन्होंने कहा था इसमें कि इंडिया और पाकिस्तान को, इंडिया को 2 भाग में डिवाइड कर देना है, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है।
इसके बाद इन्होंने कहा कि प्रिंसली स्टेट जो होंगे, जो राजा वाले स्टेट है, उनको अपना मन, वो अपने मन का करेंगे, उनको इंडिया में ज्वाइन होना है या पाकिस्तान का, या उसको इंडिपेंडेंट रहना है, तो उनको छोड़ दिया। 15 अगस्त 1947 को डेट फिक्स किया गया था, है ना, कि इंडिया और पाकिस्तान को पावर दे दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो थे, है ना, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जो थे, उसमें एक रेफरेंडम होगा, है ना, कि उनको किसको ज्वाइन करना है। अब हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। द यूनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वेयर टू बी ग्रांटेड फ्रीडम नॉट लेटर देन जून 1948। तो ये 3 जून माउंट बेटन ने कहा था कि हम 3 जून ये क्या कहते हैं 15 अगस्त 1947 तक दे देंगे, डेट फिक्स किया था। तो ये हमारा हो गया गलत। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ सिंध वाज टू डिसाइड वेदर इट वांटेड टू ज्वाइन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया और नॉट। बिल्कुल, जितने भी राजा वाले थे वो प्रिंसली स्टेट, उनको बताया गया था कि आपको मन है इंडिया में ज्वाइन कीजिए, नहीं तो पाकिस्तान में, नहीं तो इंडिपेंडेंट रहिए। तो ये सही था। बालूचिस्तान वाज टू डिसाइड वेदर इट वांटेड टू स्टे विद द इंडियन यूनियन और बिकम सेपरेट। बेसिकली बालूचिस्तान से ऐसा कुछ पूछा नहीं गया था। बालूचिस्तान जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो प्रोविंस था, वहाँ पे रेफरेंडम हुई थी, तो ये तो बालूचिस्तान की गलत हो गई। तो द आंसर इज 2 ओनली। ठीक है। तो सिंध की लेजिस्लेटिव असेंबली 1954 में ये वोट किया था, है ना, और वो पाकिस्तान में चला गया था। तो वो ये सही है दूसरा, बाकी सब गलत है। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड मोतीलाल नेहरू एंड चितरंजन दास फॉर्म अ सेपरेट ग्रुप नोन एज स्वराज पार्टी विद इन कांग्रेस के अंदर में मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने क्यों स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो आपको पता होगा कि चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी, जिनको कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी भी बोलते थे। कब बनाई थी? 1923 में। ठीक है। अब क्यों बनाई थी? दे वर नॉट सेटिस्फाइड द प्रोग्रेस मेड बाई द कांग्रेस इन अचीविंग स्वराज। स्वराज को अचीव करने में जो कांग्रेस से वो संतुष्ट नहीं थे। इट वॉज देयर रिएक्शन टू महात्मा गांधी सडन डिसीजन टू सस्पेंड द नॉन कॉपरेशन। बिल्कुल सही है। हुआ क्या था कि महात्मा गांधी जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया था 1922 में, चौरी चौरा जो हत्याकांड हुई थी उसके कारण से। अब चौरी चौरा हत्याकांड से ये हो गई थी। अब बहुत सारे कांग्रेस के बीच में ही लड़ाई होने लगी, है ना, कि इस आपको बॉयकॉट को कंटिन्यू रखना चाहिए, है ना, लेजिस्लेचर की जो बॉयकॉट है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। कुछ लोग ऐसे थे जो बोलना चाहिए नहीं नहीं इलेक्शन लड़ना चाहिए और पार्टिसिपेट करना चाहिए लेजिस्लेचर में, है ना। तो अब इसमें दो गुट बट गई थी, एक थी प्रो चेंजर और नो चेंजर। ठीक है ना। तो ये 1923 में एक रेजोल्यूशन पास होती है ना। कांग्रेस की गया सेशन होती है 1922 में। वहाँ पे रेजोल्यूशन एक पास होती है कि पार्लियामेंट में इंटर करे या ना करे। ठीक है। मतलब कि आप इलेक्शन लड़ करके पार्लियामेंट में जाए या ना जाए, है ना, लेकिन वो रिजेक्ट हो जाता है। तो जो बाकी जो मोतीलाल नेहरू चितरंजन दास है ना, उन्होंने अपनी स्वराज पार्टी बना दी कांग्रेस को छोड़ करके। ठीक है। मोतीलाल नेहरू जो थे उसमें सेक्रेटरी थे, चितरंजन दास जो है सो प्रेसिडेंट थे, है ना। और उसमें और भी लोग थे, जैसे एनसी केलकर थे, है ना, एनसी केलकर थे, शहीद हुसैन थे, सोहरावादी, शहीद हुसैन शहीद सोहरावादी, सुभाष चंद्र बोस, ये सब जो है सो प्रोमिनेंट फिगर इसमें थे। ठीक है ना। प्रो चेंजर और नो चेंजर, जो चाहते थे चेंज और जो नहीं चाहते थे, बोले जैसा चल रहा है वैसा चल रहे हैं। तो ठीक है, ये आपका एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, इन द ईयर 1919 व्हाट वाज द रीजन फॉर महात्मा गांधी टू वार्न द वायसराय दैट अ कंट्री वाइड सत्याग्रह वुड बी लॉन्च्ड। 1919 में क्यों महात्मा गांधी ने कहा था कि भाई अगर आप इसको सुधारो, नहीं तो हम पूरे देश में सत्याग्रह लॉन्च करेंगे। होती है 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में ये सत्याग्रह, नॉन वायलेंट सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं 6 अप्रैल 1919 में। अब इसमें क्या है, क्यों इन्होंने वार्न किया था? ये चाहते थे कि गवर्नमेंट जो है रॉलेट एक्ट को जल्दी से क्या करे, विड्रॉ कर ले, बट वो करता नहीं है। तो फिर 6 अप्रैल 1919 में महात्मा गांधी रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में, ये सत्याग्रह ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, है ना, वो नॉन वायलेंट सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं। और इस समय जो वायसराय होते हैं वो कौन होते हैं? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, है ना। ठीक है। तो ही वांटेड द गवर्नमेंट टू विड्रॉ द रॉलेट एक्ट इमीडिएटली।
ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द सेलिब्रेशन ऑफ गणेश चतुर्थी एंड शिवाजी फेस्टिवल टू ब्रिंग द इंडियन सोसाइटी टुगेदर एंड इंस्पायर पैट्रियोटिक फीलिंग्स अमॉन्ग द पीपल? कौन थे जो गणेश चतुर्थी और क्या कहते हैं शिवाजी फेस्टिवल जैसे त्यौहार को लाया था कि लोगों को एक साथ, इंडियन सोसाइटी को, समाज को एक साथ लाने के लिए और देशभक्ति की फीलिंग जगाने के लिए स्टार्ट किया था? तो ये कौन थे? 1895 में इन्होंने स्टार्ट किया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने शिवाजी फेस्टिवल स्टार्ट किया था 1895 में, है ना। और 1894 में स्टार्ट किए थे गणपति फेस्टिवल। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, ये आपको हिस्टोरिकल साइट्स है और स्टेट है, किस स्टेट में है वो बात करनी है। तो पहला है सोर टेम्पल। अब सोर टेम्पल मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दे दूं। ये राज सिम्हा ने बनाया था, राज सिम्हा ने, है ना। वो नरसिम टू ने बनाया था 700 से 728 सी के। और ये कहाँ के थे? पल्लवा डायनेस्टी, है ना, पल्लवा के लोग थे। द्रविडियन स्टाइल में ये बनाया गया था मम्मलपुरम तमिलनाडु में। सोर टेम्पल मम्मलपुरम तमिलनाडु में पल्लवा डायनेस्टी ने बनाया था, द्रविडियन स्टाइल में बनाया था। और बनाया तो किसने था? राज सिम्हा ने। भीमबेटका, अब भीमबेटका जो है रॉक शेल्टर्स है, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मेसोलिथिक पीरियड और पैलियोलिथिक पीरियड के रॉक्स आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। इसके बाद है केशवा टेम्पल या होयसाल मॉन्यूमेंट्स। सो केशवा, चिन्ह केशवा टेम्पल इसको बोलते हैं, जिसको केशवा टेम्पल भी बोलते हैं। ये वैष्णव हिंदू टेम्पल है, कावेरी नदी के किनारे में है। कहाँ पे है? सोमनाथपुरा कर्नाटक में। तो सोमनाथपुरा कर्नाटक में है, कावेरी नदी के किनारे हैं, है ना। और ये 1258 में बनाई गई थी, 1258 में बनाई गई थी सोमनाथ दंडनायक के द्वारा, है ना। जो सोमनाथ दंडनायक कौन था? होयसाल किंग जो नरसिम्हा टू थे उसके जनरल थे। ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन मिल गई आपको। हम्पी जो सिटी ऑफ रुइंस इसको बोलते हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। और हम्पी जो है ये किस नदी के किनारे हैं? तुंगभद्रा रिवर के किनारे, तुंगभद्रा रिवर के किनारे हैं, है ना। और ये आंध्र प्रदेश और इसके कर्नाटका के बॉर्डर पे है ना। 1 मिनट, आई डिड सम मिस्टेक समवेयर। ओके, सो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के बॉर्डर के पास में है। और हम्पी जो है वो कैपिटल सिटी जो था विजयनगर एम्पायर का, है ना, कैपिटल सिटी था। तो हम्पी भी कर्नाटका में, तो इसके भी आंसर होंगे कम। तो आप देख लीजिए, इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक ही ऑप्शन दो जगह के हो सकते हैं। सो ए का 2, बी का 4, सी का 1 एंड डी का भी 1। सो द आंसर इज बी। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है आपको। अगला क्वेश्चन है आपको कि वर्ल्ड वार 2 के समय में, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार 2 इंडियन सोल्जर्स फॉट हेरोइकली, मतलब एकदम बढ़िया से लड़े थे, इन द बैटल ऑफ मॉन्टे कैसिनो। सो नो तो पूछ रहा है कि मॉन्टे कैसिनो जगह है कहाँ। सो बैटल ऑफ मॉन्टे कैसिनो जो हुई थी, कब हुई थी? 1944 में होती है बैटल ऑफ मॉन्टे कैसिनो। इसको बैटल ऑफ रोम भी बोलते हैं या बैटल फॉर कैसिनो भी बोलते हैं, है ना। ये 4 मिलिट्री असॉल्ट्स हुए थे, है ना, मेड बाय द एलाइज अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में? जर्मन फोर्स के अगेंस्ट में। कहाँ पे हुआ था? इन इटली। ठीक है, सो द आंसर इज इटली। ये आपको लिखी हुई एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द गिवन भक्ति सेंट्स? अब इसमें क्या होगा? गुरु नानक, तुलसीदास, रामदास और तुकाराम। अब गुरु नानक जो थे वो, मैं अगर बताऊं कि गुरु नानक जो थे वो 1469, सो गुरु नानक 1469 से 1539। तुलसीदास जो थे, तुलसीदास 1543 से 1623। ठीक है, तुकाराम जो थे, तुकाराम वो 1608 से 1649। और जो रामदास थे वो 1884 से 1963। तो आपको क्रोनोलॉजी पहले ही मिल गई। कौन? गुरु नानक, तुलसीदास, रामदास, तुकाराम, रामदास। अब इसमें एनसीईआरटी के बुक से है कि आप देख लो, गुरु नानक, है ना, इसके बाद आपको ये तुकाराम, ये रामदास, ठीक है, तो ये सारे जो थे, और ये तुलसीदास। तो ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन भी आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब असर्शन रीजन के क्वेश्चन है, दोनों सही है, एक सही है, एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन है। तो ये देख रहे हैं हम लोग। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द कांग्रेस मिनिस्टर्स रिजाइंड इन 1939 इन ऑल द प्रोविंसेस वेयर दे वेयर इन ऑफिस। बिल्कुल 1939 में, अक्टूबर नवंबर 1939 में कांग्रेस जो है, लॉर्ड लिथुंगो जो ये करते हैं कि इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगा सेकेंड वर्ल्ड वार में बिना इंडियन लोगों से
कंसल्ट किए हुए। तो इस केस में क्या हुआ कि कांग्रेस मिनिस्ट्री 1939 में रिजाइन कर दी। तो पहला तो सही है। अब इसके रीजन क्या है? कांग्रेस वांटेड फ्री सिलेक्शन एज इट वाज फ्रस्ट्रेटेड विद द जिन्ना कैंपेन। नहीं, ये इसलिए किया था कि लॉर्ड लिथिंगो ने बिना इंडियन लोगों से पूछे हुए बोला कि इंडिया जो है सो सेकेंड वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट करेगा। सो द ऑप्शन इज सी, मतलब सिर्फ एसेसन सही है, ये एक्सप्लानेशन है। दूसरा है क्वेश्चन, औरंगजेब रिलीज साहू फ्रॉम द प्रिजन शॉर्टली बिफोर औरंगजेब डाइड इन 1707। औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, बिल्कुल सही है। लेकिन औरंगजेब अपनी मृत्यु से पहले साहू को रिलीज कर देता है, ये गलत बात है। औरंगजेब का जो बेटा होता है प्रिंस अजीम शाह, आजम शाह, वो जो है साहू को रिलीज करते हैं इस होप में कि हमारा मराठा के साथ जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, वो ठीक हो जाएगा और साहू को अपने साइड में अगर कर लेंगे तो जो मुगल थ्रोन, मतलब कि जो राजगद्दी के लिए लड़ाई होगी उसमें हमको मराठा हमारे साथ रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रिंस आजम शाह। तो औरंगजेब रिलीज नहीं किया था, तो ये गलत हो गया। जुल्फिकार पॉइंटेड आउट दैट साहूज रिटर्न टू हिज किंगडम वुड कॉज अ डिवीजन अमॉन्ग द मराठाज हु वुड दस बी डिजेबल्ड फ्रॉम द प्लंडरिंग द इंपेरियल टेरिटरीज। जुल्फिकार जो है सो वो बताया था, जो आजम शाह थे उसको बताया था कि ऐसा काम कर दो, साहू को रिटर्न कर दो। अगर साहू को रिटर्न कर दोगे तो वहाँ पे जो किंगडम, वहाँ पे क्या होगा, मराठा में ही अलग डिवीजन हो जाएगी। वो जेल में था तो वहाँ पे कोई और आ जाता, तो वो आपको डिवीजन हो जाएगी। और जब वो डिवीजन हो जाएगी तो आपको तो उससे आप क्या कर सकते हो, आप आराम से जो प्लंडर कर सकते, तो वो जो है सो जो खजाना लूटते हैं मराठा वाले वो सब बंद हो जाएंगे, है ना। तो ये भी ये सही है और ये पहला गलत है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द वर्ल्ड वार टू। जर्मनी अटैक द यूएस नवल बेस एट पर्ल हार्बर। अब आप देख लो वर्ल्ड वार टू में क्या हुआ था। वर्ल्ड वार टू में दो थे, है ना, एक एलाइज थे और एक एक्सिस पावर थे। सो एलाइज में कौन कौन थे? वर्ल्ड वार जो हुई थी उसमें कब कब चली थी पहले वर्ल्ड वार टू? अब सारी चीज़ों समझो, 1939 से 45 चली थी। अब इसमें एलाइज कौन कौन थे? फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, है ना, यूएस और सोवियत यूनियन जो रशिया, है ना, और थोड़ा बहुत चाइना भी का इसमें था। एक्सिस में कौन था? जर्मनी, इटली और जापान, है ना। ये 1939 से 1945 में चले थे। ठीक है ना। ये जो हुई थी वो ट्रीटी ऑफ वर्साइल, ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो कि 28 जून, है ना, 1999 को वर्ल्ड वार वन के बाद ये ट्रीटी हुई थी, है ना। क्लियर? अब इसमें क्या है, ये कारण क्या है वर्ल्ड वार के, तो ये हम बात करते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए वर्ल्ड वार टू हुई थी कब कब? एलाइज के बीच में और इसके बीच में हुई थी, एक्सिस के बीच में 1939 से 1940 के बीच में, 45 के बीच में। इसके मेजर कॉज जो वर्ल्ड वार टू के थे, है ना, ट्रीटी ऑफ वर्साइल, है ना, ठीक है, और वर्साइल की जो संधि हुई थी, इसके बाद इकोनॉमिक डिप्रेशन थे, एंड अपीजमेंट की पॉलिसी ख़त्म हो गई थी, मिलिटरिज्म जर्मनी में और जापान में बढ़ गए थे, है ना, और लीग ऑफ नेशन जो फॉर्म किया गया था, लीग ऑफ नेशन, उसके वो फेल हो गया था। ये सारी रीजन थी। अब जो क्यों लड़ाई होती है, पहले जर्मन जो है पोलैंड पे आक्रमण करता है 1 सितंबर 1939 को, और 2 दिन के बाद ब्रिटेन एंड फ्रांस डिक्लेयर्ड, ब्रिटेन और फ्रांस बोलता है कि चलो जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर कर देता है। ठीक है, और ये 7 दिसंबर 1941 की बात है कि जापानी जो है टायर्ड ऑफ अमेरिकन ट्रेड एम्ब्रोज, उसके जो अमेरिकन की जो मोनोपोली थी उससे बहुत थक गए हैं, और एक सरप्राइज अटैक करते हैं यूएस नेवी बेस ऑफ पर्ल हार्बर पे 7 दिसंबर 1941 को करते हैं। उस समय हैरी ट्रूमैन, है ना, ठीक है ना, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो विंस्टन चर्चिल थे, और जब हैरी ट्रूमैन जो थे, वो जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये आदेश दिया था कि एटॉमिक बम जो है वो जापान पे टेस्ट करो, और 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पे बम फेंके गए थे। अब हमारे जो क्वेश्चन है, जर्मनी अटैक द रिलेटेड टू वर्ल्ड वार टू, जर्मनी अटैक द यूएस नवल बेस एट पर्ल हार्बर। जर्मनी अटैक किया था, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जापान ने ये किया था, तो जर्मनी नहीं होगा। जापान अटैक द यूएस नवल बेस एट पर्ल हार्बर कब किया था? 7 दिसंबर 1941 को। तो पहला गलत हो गया, 2 ऑप्शन गए। विंस्टन चर्चिल वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द, बिल्कुल सही है, ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल थे।
द वर्साइल ट्रीटी विच इज जनरली साइटेड एज वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ द वर्ल्ड वार टू वॉज साइंड जस्ट बिफोर द वर्ल्ड वार टू। नहीं, ये वर्ल्ड वार वन के एंड में 1919 में साइन हुआ था, 1939 से के आसपास नहीं हुआ था। तो तीसरा तो हो गया गलत, तो आंसर हो गया सिर्फ दो। ये भी पढ़ लेते हैं। फ्रैंकली रूजवेल्ट वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका व्हेन एटम बम्स वेर ड्रॉप्ड ओवर द जापानीज सिटी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। मैंने कहा था हैरी ट्रूमैन जो थे वो थे, उन्होंने बहुत कहा था कि भाई आप इस पे एटम बम का टेस्ट करो जापान पे, और 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पे बम फेंके गए थे एटम बम। तो ये आपको पूरी क्रोनोलॉजी है, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, अब इसमें कुछ पर्सन है और उसके लिखे हुए बुक की बात है, ठीक है। सो अश्वघोष घोष कौन से बुक लिखे थे? सो अश्वघोष ने जो बुक लिखी थी वो थे बुद्ध चरित्र। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखी थी। और नागार्जुन ने क्या लिखी थी? मध्यमिका सूत्रा। पतंजलि ने योग सूत्रा, ये तो सबको पता होगा। और रामानुज ने वेदांत संग्रह। तो ये जो बुक है ये लिखी थी बुद्ध चरित्र अश्वघोष ने, नागार्जुन ने मध्यमिका, और जो रामानुजाचार्य ने वो वेदांत संग्रह है ना, और योग सूत्र पतंजलि। अगला क्वेश्चन है, कुछ किंग है और उसके डायनेसिटी के बारे में लिखा हुआ है, तो कौन सी डायनेसिटी से आते थे वो हमें बात करनी है। करिकल। अब करिकल जो है वो करिकल चोला है ना, ये चोला डायनेसिटी के थे है ना, और संगम पीरियड के समय में ये रूल करते थे, तो चोला से हो गया करिकल, ठीक है। सो ए का 2। रुद्रदामन वन 130 से 150 AD के बीच में, ये सका किंग थे वेस्टर्न क्षत्रप डायनेसिटी का है ना, सका किंग थे वेस्टर्न क्षत्रप डायनेसिटी का। और मिलिंदा क्या था? मिलिंदा को आपको ग्रीक के सोर्स में मियंदर भी बोलते हैं। ये 163 से 150 BC तक किए थे, और ये ग्रीक इंडियन किंग थे, ठीक है ना। सो वैक्टेरियन ग्रीक। और कनिष्क जो थे वो कनिष्क जो है कनिष्का द ग्रेट, वो कुषाण डायनेसिटी से थे। सो डी का 4। सो द आंसर इज ए का 2, बी का 5, सी का 1, डी का 4। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री पोर्शन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द साइंस पोर्शन। सो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूलिंग जो होता है उसको अंडर कूलिंग भी बोलते हैं। तो जो सुपर कूल्ड लिक्विड है वो है ग्लास, है ना। ग्लास सिलिका से बना होता है, और सिलिका को जब कूल करते हैं है ना लिक्विड स्टेट से, तो ये सॉलिडिफाइड नहीं होता है ना, और फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो ये नहीं होता है। तो सुपर कूल्ड लिक्विड जो बोला जाता है वो बोलेंगे ग्लास को, ठीक है। सो ये आपको एक्सप्लेनेशन है कि सुपर कूलिंग इज ऑल्सो अंडर कूलिंग, और ये प्रोसेस होता है कि टेम्परेचर को, लिक्विड को फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो टेम्परेचर को लो करना, सॉलिड बिना बनाया हुआ है। वाई डज ब्लीडिंग अकर्स थ्रू नोज इन हाई माउंटेनियस रीजन। जब आप पहाड़ों पे ऊपर जाते हो तो नाक से ब्लड आता है ना, नोज से, तो वो क्यों होता है? एक्चुअली जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो है ना, तो प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज करता है, ठीक है ना। तो अगर आप जैसे जाओगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, तो ब्लड वेसल का जो प्रेशर होता है वो आउटसाइड प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है, तो उससे क्या होता है, ब्लड वेसल फट भी सकता है ना, और इसीलिए नोज ब्लीडिंग या ईयर ब्लीडिंग होते हैं। सो द प्रेशर ऑफ ब्लड इन कैपिलरीज इज ग्रेटर दैन द आउटसाइड से ज़्यादा होता है, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटेक्टेड एंड एस्टिमेटेड बाय द पॉल्यूशन चेक कैरिड आउट ऑन मोटर कार। सर्विस स्टेशन पे जो पॉल्यूशन चेक होता है उसमें किसकी चीज़ की चेक होती है? सो लेड और कार्बन पार्टिकल की चेक होती है ना, क्योंकि लेड एंड कार्बन पार्टिकल्स को हाईली पॉल्यूटिंग माना जाता है। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज स्मॉल एयर बबल्स इन वाटर विच इज स्टोर्ड इन अ ग्लास वेसल टू अपीयर द साइन विथ अ सिल्वरी लेस्चर। अब आप जो बबल्स देखे होंगे, एयर बबल्स है ना, तो उसका क्या है वो बात करते हैं। सो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण जो एयर बबल होते हैं वो वाटर के अंदर में साइन करते हैं, बबल बुलबुले जो होते हैं है ना। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द आंसर, और ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, वेट ऑफ अ बॉडी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज W1। और अर्थ के सरफेस पे W1 है ना। वेट ऑफ द सेम बॉडी इज WT एट द हाइट ऑफ 500 मीटर पे ऊपर पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये W1 है, और 500 मीटर ऊपर पे ये W2 है एबव द सरफेस, एंड W3 द डेप्थ एट 500 मीटर, और 500 मीटर नीचे जो है वो W3 इसके वेट है ना। द सरफेस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द, तो वेट कहाँ ज़्यादा होगा?
ना वेट जो होता है वो मास इंटू जो फोर्स होता है वो मास इंटू जी, तो वेट भी m इंटू जी ही होगा। सो मास m और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। नाउ अगर मान लेते हैं तो यहाँ पे तो मास क्या हो जाएगा mg, लेकिन जब भी आप एल्टीट्यूड ऊपर इंक्रीज करते हैं तो वैल्यू g की डिक्रीज करती है, तो ये लेस देन mg होगा, ठीक है। और जब भी आप ठीक है ना नीचे जाते हो तो g की वैल्यू इंक्रीज करता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा W3 होगा, फिर W1 होगा, फिर WT होगा, ठीक है, क्लियर। तो आंसर हो जाएगा ये, तो ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विटामिन, कौन सा इसमें विटामिन नहीं है। तो फॉलिक एसिड जो है विटामिन B9 होता है ना, और प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन के लिए इसको डिफिशियंसी अगर कुछ होती है तो इसको फॉलिक एसिड को फोलेट के टैबलेट के रूप में यूज की जाती है। सो दिस वन इज द विटामिन है। ओलिक एसिड जो होता है, ओलिक एसिड जो है सो ओमेगा 9 है, ओमेगा 9 दैट्स अ फैटी एसिड, सो ये फैटी एसिड होती है। और पैंटोथेन, तो ये हो गया आंसर हमारा, विटामिन ये नहीं है। और पैंटोथेनिक एसिड जो होता है वो विटामिन B5 है, और एस्कॉर्बिक एसिड तो आपको पता है कि विटामिन C है। सो दीज आर द एक्सप्लेनेशन। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। अब विटामिन पे ही क्वेश्चन है कि विटामिन ए की डिफिशियंसी से रतौंधी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है ना। सो द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस, तो ये बिल्कुल सही है। पेन इन द मसल्स एंड जॉइंट्स एलॉन्ग विद द फैटिक, लॉस ऑफ वेट, मतलब कि वजन का कम हो जाना, पुअर वाउंड हीलिंग, घाव जल्दी भरते नहीं हो, है ना, तो ये सिम्टम्स हैं विटामिन सी की डिफिशियंसी की। ये भी सही है हमारा, विटामिन सी स्कर्वी होती है ना विटामिन सी से, और इसमें ब्लीडिंग गम्स वगैरह भी होते हैं। नो ब्लीडिंग गम्स एंड लूजनिंग ऑफ टीथ्स आर सिम्टम ऑफ द डिफिशियंसी विटामिन B। नहीं, ब्लीडिंग गम्स जो होता है, दांत से भी खून निकलना या टीथ लूज हो जाना, है ना, ये सिम्टम है विटामिन सी की कमी का, ठीक है। तो ये हमारा नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो यही होगा आंसर। द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B5 कैन कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन, मेमोरी डिजॉर्डर एंड, बिल्कुल ये होता है, ठीक है, विटामिन B5 की कमी से। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट नेचुरली फाउंड इन ह्यूमन बीइंग, कौन सा ह्यूमन बीइंग में फाउंड नहीं होता है। तो आयोडीन नहीं फाउंड होता है, और उसी कारण से, लेकिन हम लोग को आयोडीन ज़रूरत है, तो बॉडी द्वारा नहीं बनते हैं, तो ये फूड या सप्लीमेंट से मिलते हैं, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है ग्लिसरॉल इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ शेविंग क्रीम। ग्लिसरॉल चिकना सा एक ये होता है ना, सो इसको शेविंग सोप में मिलाया जाता है कि जल्दी से ड्राई ना हो, है ना, रैपिड ड्राइंग ना हो, इसीलिए शेविंग क्रीम में इसको जल्दी से सूखे नहीं, है ना, तो ये आपको सही है। और ग्लिसरॉल एंटीसेप्टिक नहीं है, ओके, ठीक है, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है फेनॉल इज कॉमनली यूज एज द डिजिनफेक्टेंट। बिल्कुल, फेनॉल जो है एंटीसेप्टिक में भी काम करता है और डिजिनफेक्टेंट में भी काम करता है, और जैसे डिजिनफेक्ट स्किन को डिसइंफेक्ट करने के लिए, या जो इचिंग हो रही है उसको रिलीव करने के लिए भी फेनॉल का यूज करते हैं, तो ये सही है। फेनॉल इज नॉट हार्मफुल टू लिविंग ह्यूमन टिश्यूज इवन एट अ वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन, बिल्कुल गलत बात है। अगर फेनॉल आप लगाते हो तो ज़्यादा फेनॉल हो जाएगी तो इरिटेशन हो सकती है स्किन, आई, नोज में या गले में, है ना, नर्वस सिस्टम में भी प्रॉब्लम हो सकता है, वेट लॉस हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी कंसंट्रेशन में फेनॉल को यूज़ करेंगे तो ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल नहीं है, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द साइंस पोर्शन। नाउ इट्स अ लेवल लॉज क्वेश्चन एंड इकोनॉमी। द मेंबर ऑफ द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड एग्जेम्प्टेड प्रोविडेंट फंड आर एलिजिबल फॉर द एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। अब ये क्या है, जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड और जो 1952 एक्ट है उसमें है कि उसका काम ही है कि टू प्रोवाइड फॉर द, देखो आप, द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड एंड डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस फंड फॉर एम्प्लॉयज इन फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट एप्लीकेबल टू एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 20 और मोर पर्सन और क्लास ऑफ सच एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है ना। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम है जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ओके, सो आप इसमें देख लीजिए। तो ये जो हो गया, तो इसमें क्या होगा कि ये सही है आपको कि द मेंबर ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ये एग्जेम्प्टेड है, लेकिन जो EPFO के ही मेंबर है उस, ठीक है ना, वो क्या कहते हैं उसको, डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस से एग्जेम्प्टेड है, ठीक है, वो एलिजिबल है ना। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 वाज इंट्रोड्यूस फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। एम्प्लॉयज
पेंशन स्कीम जो था वो एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम था जो ईपीएफओ के द्वारा ही चलाई जाती थी ऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉय के लिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको सुलाया जाता था इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए। ठीक है। कवरेज अंडर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट इज रेस्ट्रिक्टेड टू एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉय 20 और मोर पर्सन। ये हमने पढ़ा था कि ये एप्लीकेबल होगी जहाँ पे 20 या 20 से अधिक लोग होंगे। ठीक है। और एम्प्लॉय तो पहला सही हो गया क्योंकि पहला में है कि द मेंबर ऑफ द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड एग्जेम्प्टेड प्रोविडेंट फंड आर एलिजिबल फॉर द एम्प्लॉय। दोनों एलिजिबल है डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम का। सो 1 and 3 इज द आंसर। क्या है? इंडिया हैड अ प्लान हॉलीडे 1966 से 1969 तक प्लान हॉलीडेबल था। अब थर्ड प्लान जो गवर्नमेंट की थी वो सक्सेसफुल नहीं हुई तो फिर जो है फेल्योर हो गई। तो उसमें 1966 से 3 ठो एनुअल प्लान की गई, 66 to 67, 67 to 68 और 68 to 69, ये 3 एनुअल प्लान किया गया था। अब ये पूछा जा रहा है कि क्यों ऐसा हुआ था, है ना। तो इसके जो मेन रीज़न थी वो इंडो पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट जो हुई थी, इंडो पाकिस्तान और इंडो चाइना, उसके कारण हुआ था। और सीवियर डॉट जो आया था, जो सूखा आया था, वो 96 to 60 मतलब ड्यूरिंग द प्लान हॉलीडे में ही आया था, उस समय आया था। सो तो हमारा आंसर जो होगा ये इसके कारण से नहीं हुआ था, वॉर के कारण ही मेनली हुआ था। बट जो ड्रॉट हुई थी वो हुई थी ड्यूरिंग द फर्स्ट प्लान हॉलीडे। सो 1 only इज द आंसर। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द सेंसस 2001। अब 2001 नहीं, अब तो 2011 की सेंसस हो गई। तो उसके अकॉर्डिंग ये आपको लिटरेसी के बारे में बात कर रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ पूरी कंट्री की लिटरेसी जो थी 74.04% था, 82.14 जो मेल की थी और ये टोटल था, और 65.46% जो है वो फीमेल का था 2011 के सेंसस में। और अर्बन के एरिया में आपको 83.18% था, हायर था। और रूरल एरिया में ये आपको 71.42% था। तो आप इतनी डाटा याद रखिए, वहीं से पूछा गया था रूरल अर्बन लिटरेसी गैप कंटिन्यू टू डाइवर्ज। तो ये तो सही है, बट आपको 2011 के अनुसार से याद रखना है। तो ये मैंने आपको इसमें लिख दिया। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश एंड बिहार आर 2 स्टेट विथ मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट। उत्तर प्रदेश और बिहार 2 ऐसे स्टेट हैं जिसमें सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है। गलत बात है, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल ऐसे 2 स्टेट हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है। ठीक है। और पंजाब हैज़ द हाईएस्ट रेशियो ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन टू इट्स टोटल पॉपुलेशन। तो जो परसेंटेज की बात करें तो उसमें पंजाब है, तो बिल्कुल दूसरा सही है। इसके बाद देयर वाज ए प्रोविजन फॉर सेटिंग अप अ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब अंडर द आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है। हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब हैव बीन सेट अप। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, ये भी हमारा सही है। सो द आंसर इज सी। क्लियर। अब क्या है कि इसमें कि अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हुआ क्या है कि 65वीं कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में तो लिखा था कि हमें नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब होने चाहिए। तो 65वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1990 से आर्टिकल 338 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब बनाया गया। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में इसको बाइफर्केट कर दिया गया कि भाई 338 जो होगा वो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट रहेगा और आर्टिकल 338A जो होगा वो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब होगा। 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2018 में, वो आर्टिकल 338B भी ऐड किया था जिसमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास भी ये था। तो आप ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है द एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इज बिटवीन 600 to 700। ये सब पुरानी डाटा हो गया। जुलाई आपकी बात करो 10th 5-year प्लान में ओके, सो एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी जो था वो 382 पर स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, तो ये पहला तो हो गया गलत। ठीक है, 2002 से 2007 तक इज द ईयर ड्यूरेशन ऑफ 10th 5-year प्लान, ये सही है, 10वीं 5-year प्लान थी उस समय। इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी इन इंडिया इज इन एक्सेस ऑफ 2 लाख मेगावाट, वो उस समय का 2 लाख था। अभी तो जुलाई 2022 की अगर बात करें तो इतना मेगावाट है, 4,03,760 मेगावाट। ठीक है, तो ये अभी के अनुसार से इसके आंसर बनेंगे। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब यूएन के बारे में, अब इन द जनरल असेंबली ऑफ द यूएनओ नो मेंबर नेशन हैज़ वेटो पावर। बिल्कुल, आपको जो 5 मेंबर है परमानेंट मेंबर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, उसके पास वेटो पावर है।
तो ये जो नो मेंबर बोला है वो गलत हो गया। इन द सिक्योरिटी काउंसिल ऑल परमानेंट मेंबर मस्ट वोट इन द अफर्मेटिव इफ ए रिजोल्यूशन इज टू पास। सबको अफर्मेटिव करना पड़ेगा, बिल्कुल सही है ना, ठीक है। और जो 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन है? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो 2 साल के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं, है ना। और अगर मान लीजिए सिक्योरिटी काउंसिल का डिसीजन अगर है, अगर प्रोसीड्यूरल मैटर पे है, ठीक है ना, तो आपको 9 अफर्मेटिव कम से कम 9 वोट चाहिए, नॉन परमानेंट 10 और परमानेंट 5। तो नॉन अगर कुछ प्रोसीड्यूरल मैटर पे है, सो ऑल मैटर पे की बात नहीं है, तो इसलिए हम लोग ये नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों में से कोई सही नहीं है। तो इसमें क्या है कि अगर डिसीजन जो होगा सिक्योरिटी काउंसिल का प्रोसीड्यूरल मैटर पे होगा तो 9 लोगों का अफर्मेटिव वोट चाहिए, और अगर बाकी और कोई भी मैटर होगा, है ना, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा कि 9 मेंबर का अफर्मेटिव वोट और उसमें परमानेंट मेंबर्स के कंकरिंग वोट होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपको एक्सप्लेनेशन में दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द 4 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैव लॉन्च्ड ए कम्युनिटी बेस्ड यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है, अभी लॉन्च किया गया है। और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू द टास्क ऑफ, ये तो उस समय का न्यूज है तो उसको हम छोड़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टास्क ऑफ प्रमोटिंग पब्लिक हेल्थ प्राइमरी रेस्ट विद द यूनियन गवर्नमेंट। आर्टिकल 47 कहता है कि ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, है ना। तो ये स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी ऑफ द स्टेट, मतलब ये यूनियन गवर्नमेंट की ड्यूटी है, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। नाउ प्रोड्यूस है, और मेजर प्रोड्यूसर कौन सी स्टेट हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो जो रबर है वो आपको पता होगा कि केरला में सबसे ज़्यादा होता है। और जो सोयाबीन है, सोयाबीन जो है वो कहाँ होती है? सोयाबीन आपको ये होती है मध्य प्रदेश में, सोयाबीन सबसे ज़्यादा। और ग्राउंड नट जो है वो आंध्र प्रदेश में होती है, और वीट जो होती है वो उत्तर प्रदेश में होती है। सो द आंसर इज सी। जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। दूसरा इसमें है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुछ दिया हुआ है और स्टेट दिया हुआ है। सो भीतरकनिका कहाँ पे है? सो भीतरकनिका जो है वो है आपको, भीतरकनिका जो है सो उड़ीसा में है। पंचमढ़ी तो सबको पता होगा मध्य प्रदेश में है। इसके बाद पोचारम जो है, पोचारम जो है वो आंध्र प्रदेश में है। और सरवती जो है वो कहाँ पे है? वो कर्नाटका में है। तो इसके आंसर हो जाएंगे सी। तो ये लोकेशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द सैलिनिटी ऑफ द ओपन सी इज वेरी हाई कंपेयर टू डैट ऑफ द इनलैंड सी। एक होता है ओपन सी और एक होती है इनलैंड सी। तो इसमें कह रहा है कि जो ओपन सी की सैलिनिटी हाई होगी, नहीं आप सोच लो कि जो क्लोज सी होगी इनलैंड सी, उसकी सैलिनिटी हाई होगी, बंद रहेगा। ओपन सी में तो उसमें वाटर जाती है नदियों के, तो वो तो सैलिनिटी कम ही होगी। तो द सैलिनिटी ऑफ द ओपन सी इज़ वेरी हाई, तो ये ऐसा नहीं है। तो ये द वाटर ऑफ रिवर फ्लोइंग इनटू ओपन सी कंटेन्स डिजॉल्व, बिल्कुल जो वाटर होती है वो डिजॉल्व सॉल्ट भी लेके जाती है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो गया। अब क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग इज हाई इन द स्टेट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू में इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग हाई है। सो क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होता है कि कितना एरिया में आपने ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बाई नेट सोन एरिया, नेट कितना है इंटू 100। तो इंडिया में पेनिनसुलर प्लेटू में नहीं, जो एलुवियल प्लेन है जो आपको नॉर्थ इंडिया में है, वहाँ पे ज़्यादा जो है सो इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग है। इन इंडिया द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हैव द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द नेट सोन एरिया टू टोटल जोग्राफी। जितना जोग्राफिकल एरिया है उसमें नेट सोन एरिया ज़्यादा है। सो बिल्कुल सही है। साउथ वेस्ट मानसून सेशन इज टर्म्ड एज अ खरीफ सेशन ऑफ क्रॉप्स, ये भी सही है। सो आंसर क्या हो गया? 2, 3। अब ज्योग्राफी के क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बट आप थोड़ा इसको देख सकते हैं। कंट्री है और उसके लोकेशन है, तो बहमास, ठीक है। बहमास कहाँ पे है? ठीक है ना, बहमास है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में, है ना। और वेलीज जो हैं वो कहाँ पे हैं? वेलीज जो है नॉर्थ अमेरिका में है। और मैकेडोनिया जो है, मैसेडोनिया है, सो मैसेडोनिया है यूरोप में। और गैबन जो है, गैबन आपको पता होगा कि गैबन कहाँ पे है? अफ्रीका में। सो द आंसर इज, आपको आंसर जो होगा वो सी होगा, लोकेशन है। अगला क्वेश्चन है कि आपको वेस्ट, गोइंग फ्रॉम द वेस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका टू द ईस्ट, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट गोइंग, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है कि गोइंग फ्रॉम द वेस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका टू इट्स ईस्ट। सो कौन सा सिक्वेंस है, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हो। अब इसमें आपको पूरा पता होगा तभी आप सॉल्व कर सकते हो। देखो आप इसमें
हमारे पास जो भी हैं, एक हैं क्या, सैन फ्रांसिस्को। तो सैन फ्रांसिस्को यहाँ पे है, तो सबसे वेस्ट में कौन सा हो गया, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, इसके बाद आपको सैन फ्रांसिस्को के बाद हमें लॉस एंजल्स करने हैं, और फिर आपको करना है लॉस एंजलिस, यहाँ पे है लॉस एंजलिस, यहाँ है। इसके बाद आपको हॉस्टन का कर हॉस्टन देखने हैं हमें, और हमें देखने हैं एक न्यूयॉर्क। ठीक है, उसके बाद हमारा कौन सा था, हॉस्टन है, तो हॉस्टन यहाँ पे है, और न्यूयॉर्क सिटी यहाँ पे है। तो वेस्ट ट्विस्ट आप समझ गए, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, हॉस्टन और न्यूयॉर्क सिटी। सो द आंसर इज सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, हॉस्टन एंड न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है कि बीच के बारे में, कुछ बीच रिजोर्ट्स दिए हुए हैं और स्टेट कौन से में है। तो दीघा कहाँ पे है, दीघा आपको वेस्ट बंगाल में दीघा है। और कोबिलोंग जो है, कोबिलोंग कहाँ पे है, कोबिलोंग जो है वो तमिलनाडु में है। चेराई जो है वो केरला में है, और मुरुद जंजीरा जो है वो महाराष्ट्र में है। सो द आंसर इज ए। तो ये लोकेशन है, ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वेयर आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेजर पोर्ट्स लोकेटेड इन इंडिया। तो जो मेजर पोर्ट्स हैं वो टोटल 13 है ना। तो 13 है, सबसे ज़्यादा जो मेजर पोर्ट्स हैं वो कहाँ पे हैं, तमिलनाडु में। आपको ये देख लीजिए, कोची पोर्ट, एनोर पोर्ट, हल्दिया पोर्ट, कोलकाता पोर्ट, कंडाला पोर्ट, मैंगलोर, मरमागोवा, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, प्रदीप पोर्ट, तूतीकोरिन पोर्ट, विशाखापट्टनम और चेन्नई पोर्ट। अब देख लो, तमिलनाडु में एक, तमिलनाडु में दो, और ये तमिलनाडु में 3 पोर्ट हैं। मेजर पोर्ट की बात कर रहे हैं, माइनर तो बहुत सारे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच कंट्री अमंग द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। अब ये कॉटन में लड़ाई चलती रहती है इंडिया और चाइना की। तो इंडिया अभी प्रेजेंट की अगर बात करें तो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ये कभी इंडिया कभी चाइना आता रहता है। और गुजरात जो है इंडिया में जो ये है, वो गुजरात सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग ऑफ स्टेट है कॉटन का। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ए बी लिखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा सही नहीं है। द हाइट ऑफ वेस्टर्न हाफ ऑफ द हिमालय इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ द ईस्टर्न हाफ ऑफ हिमालय। ये गलत है। वेस्टर्न हाफ से जो एल्टीट्यूडनल वेरिएशन है वो ईस्टर्न हाफ में ज़्यादा है ना, इंडिया के ईस्टर्न हाफ में। ठीक है, तो ये गलत हो गया। हिमालय यंग फोल्ड है, ये पता है। शिवालिक रेंज आर मेड ऑफ अनकॉन्सोलिडेटेड रिवर बेसिन, ये भी सही है। द हिमालय आर वाइड इन कश्मीर एंड बिकम नैरो टुवर्ड्स द ईस्ट, ये भी सही है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेबिटरी ऑफ द रिवर गोदावरी। गोदावरी, अब गोदावरी की ट्रेबिटरी की बात करते हैं, ठीक है ना। कोयना, मंजरा, प्राणहिता और वारधा। तो आप देख लीजिए, ये गोदावरी है और गोदावरी रिवर है। और गोदावरी रिवर की जो ये क्या है, क्या गोदावरी रिवर का जो ट्रेबिटरी है वो कौन कौन है। ये भीमा है, मंजरा है ना, ये ट्रेबिटरी है। इसके बाद पेनगंगा है, वर्धा है। तो मंजरा पूछा है, वर्धा पूछा है, और एक प्राणहिता भी है। ठीक है ना, तो ये सारी जो हैं वो क्या है, इसके ये हैं। बट कोयना नहीं है, बाकी भी इंद्रावती, सबरी है। बट कोयना रिवर जो है ट्रेबिटरी है किसकी, कृष्णा रिवर के। तो कौन सा नहीं है, कोयना। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। स्प्रिंग टाइड अकर ऑन द फुल मून डे। तो स्प्रिंग टाइड फुल मून डे के दिन भी होता है और न्यू मून डे के भी होता है, तो ये सही है, मानेंगे इसको। ठीक है, तो सही पूछ रहा है तो यही आंसर हो गया। नीप टाइड्स अकर्स ऑन द न्यू मून डे वनली, नहीं, नीप टाइड्स जो होता है 2 बार होता है ना। व्हेन द मून एंड सन आर इन द क्वाड्रेचर, तो क्वाड्रेचर में कब कब 2 बार होंगे, तो 2 बार होते हैं। सो वनली न्यू मून डे में नहीं होगा, ये क्वाड्रेचर में जब होता है तब होता है, तो ये तो गलत हो गया। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंसेस टाइड 4 टाइम ए डे, नहीं, 2 टाइम अ डे ये करता है। टाइड्स डू नॉट अकर इन द गल्फ, ये गलत है, गल्फ में भी टाइड्स होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट जो होगा वो पहला हो जाएगा। ये आपको डायग्राम है, ये न्यू मून और इसके स्प्रिंग टाइड के, और नीप टाइड जो कि क्वाड्रेचर में होगा। तो अगला क्वेश्चन है कि काजीरंगा नेशनल पार्क इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को। बिल्कुल सही है, काजीरंगा जो है वो असम में है और उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दिया गया है। वहाँ पे ग्रेट इंडियन वन हॉर्न रीनो ज़्यादा रहते हैं। और काजीरंगा नेशनल पार्क इज अ होम टू स्लॉथ वियर एंड हुलॉक गिबॉन, ये भी सही है। सो द आंसर इज सी। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा है, किस नदी के किनारे है, कौन सी सिटी। सो अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी के किनारे है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, लखनऊ गोमती के किनारे, और सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे हैं, तो ये गलत हो गया, है ना। और नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर सिटी जो है सो नर्मदा नदी के किनारे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
ये कुछ इंस्टीट्यूशन है और सिटी है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, अब राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ का दिल्ली में भी है ना, और यहाँ पे है, दिल्ली में भी है, और राष्ट्रीय ये जो है आपको तिरुपति में भी है। तो तिरुपति, इसमें दिल्ली ऑप्शन है नहीं, तो तिरुपति को ऑप्शन को ये करते हैं। और महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्यालय प्रतिष्ठान, ये जो है, तो महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्यालय जो है वो उज्जैन में है हमारा। तो ए का 4, बी का 5, सो द आंसर इज। और जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज है वो मैसूर में है, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज जो है वो है आपको हैदराबाद में। सो बी इज़ द आंसर। अगला क्वेश्चन है, रेलवे जोन है और उसके हेडक्वार्टर है। अब इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। सो ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर है और वो है आपको हाजीपुर में, ईस्टर्न सेंट्रल वर्क का। नॉर्थ वेस्टर्न का जो है सो जयपुर में है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का जो है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का कहाँ पे है? नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का आपको है इलाहाबाद में, और साउथ वेस्टर्न रेलवे का हुबली में है। अब जबलपुर में क्या है? तो जबलपुर में आपको वेस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, कुछ इंस्टीट्यूशन है और उसके लोकेशन है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो है आपको दिल्ली में। सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली में है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूशन, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूशन जो है वो नोएडा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो जो है आपके वो फरीदाबाद में है, और नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी ये बेंगलोर में है। सो द आंसर इज बी। ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देना है। अगेन फेमस प्लेस कंट्री का है अलेक्जेंड्रिया, आपको पता होगा अलेक्जेंड्रिया कहाँ पे है। अलेक्जेंड्रिया जो है सो इजिप्ट में है ना। सो अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट। इसके बाद ब्लैक पुल, कॉन्स्टेंटिनोपोल तो आपको पता होगा, कॉन्स्टेंटिनोपोल जो है वो कहाँ होगा? कॉन्स्टेंटिनोपोल जो है वो तुर्की में है ना। और तो ये हो गया ए का 5 और सी का 1, जो ए का 5 सी का 1 दोनों में है, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा कि ब्लैकपुल प्लेजर जो है वो ग्रेट ब्रिटेन में है। सो द आंसर इज बी, ठीक है। और जो फ्लोरेंस है वो कहाँ पे होंगे? वो जो है सो इटली में होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन जो एथेंस ओलंपिक्स हुआ था। तो अभी के ओलंपिक्स पे ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, उस समय के हैं जो, तो वो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं उसके, वैसे आप देख सकते हो इसके आंसर सी है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन एट द एथेंस ओलंपिक्स, उस समय एथेंस ओलंपिक्स थी, उसके क्वेश्चन पूछे थे। हु वॉन द 100 मीटर रेस फॉर मेन इन द एथेंस ओलंपिक्स, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है, जस्टिन गैटलिन थी, वो उस समय का न्यूज है। इसके बाद डिस्टिंग्विश्ड वुमेन, और उसको नाम से किस तरह से जाना जाता था वो है। अब ये देखो ऑंग सान सू की है ना, ऑंग सान सू की है जो है ये एक पॉलिटिकल लीडर है ना। वो कहाँ के हैं? म्यांमार के पॉलिटिशियन हैं, ठीक है। और आसमा जहांगीर जो है वो पाकिस्तान की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थी। नोरा जोन्स जो है वो अमेरिकन सिंगर है, और मारिया सारापोवा जो टेनिस प्लेयर है। तो ये तो आपको पता होगा ही। सो द आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन है कि ऑथर है और उसके बुक है। तो बिल क्लिंटन ने क्या बुक लिखी थी? सो ऑथर और बुक है तो बिल क्लिंटन ने लिखी थी बिटवीन होप एंड हिस्ट्री। इसके बाद नेल्सन मंडेला का आपको पता होगा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो सी का 4। तो ये तो 2 ऑप्शन ऐसे ही चले गए, है ना, और ए का 1 हो गया। सो द आंसर इज दिस वन। सो हेनरी किस्नर का जो बुक है वो है डिप्लोमेसी, और हिलरी क्लिंटन का है लिविंग हिस्ट्री। अगला है डिस्टिंग्विश्ड वुमेन है, और किस एरिया में उसको जाना जाता है तो वो है, तो आप देख सकते हैं राजा रेड्डी और राधा रेड्डी जो हैं वो कुचिपुडी डांसर हैं। कौन सी डांसर? कुचिपुडी डांसर, है ना। और कल्पना लाजमी जो है वो फिल्म डायरेक्टर है। शांता सिन्हा जो है वो कम्युनिटी लीडरशिप में और एंटी चाइल्ड लेबर एक्टिविस्ट है। और रोमिला थापर तो हिस्टोरियन है ही। सो द आंसर इज दिस। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वाई वाज द रीजन ऑफ डारफूर ऑफ सूडान इन न्यूज रिसेंटली। उस समय न्यूज में था, एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, है ना। तो वो उसके कारण न्यूज में था, तो इसके बारे में मैंने ये बता दी है, आप इसको देख लेना। अगला क्वेश्चन है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इंडियन फिल्म डायरेक्टर एक्टर्स वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन 2004। तो 2004 में जो भी रहे हों, अभी जो है जो चेयरमैन ऑफ पिरामल ग्रुप के चेयरमैन हैं, पिरामल ग्रुप के चेयरमैन हैं अजय पिरामल, ठीक है। सो अजय पिरामल जो है उनको मिला है कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर
वो क्वीन के द्वारा मिला गया है। ठीक है, तो अभी का पीरामल ग्रुप का अजय पीरामल होगा। Now, what was the total expenditure of education both by the central and state government during the year 2002-3 as an approximate percentage of the gross domestic product? ठीक है, तो जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्या ये किया गया था, तो 22-23 में ये 2.9% है दोनों का। लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे 22-23 के अनुसार से 2.9% ऑफ टोटल कंट्री जीडीपी खर्चा है। ठीक है, तो अब क्या है कि इन इट्स ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंस रिपोर्ट 2004 द वर्ल्ड बैंक हैज़ कैटेगराइज इंडिया एज ए लेस इंडेप्टेड कंट्री फॉर द ईयर 2002। तो ये इस क्वेश्चन का जो है उस समय के अनुसार से था। सो ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड इंडियाज आउटस्टैंडिंग एक्सटर्नल डेब्ट हैज़ कंसिडरेबली रिड्यूस्ड, ये उस टाइम के अनुसार से है। वेयर इज़ द होली श्रेन ऑफ इमाम अली इन नजफ लोकेटेड? ये जो है श्रेन ऑफ इमाम अली जो है वो नजफ इराक में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। Okay, so this is all about the 2004 part 2. Okay, so you can get the PDF from this channel, and thanks for watching.